हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है, जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ उसका सिंपल मतलब है कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है इस चैप्टर से, वो उसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है तो दी ये रहा मेरा दूसरा चैनल भरत कोरवाल करके, लाइव सेक्शन पे आना। कोई भी वीडियो पेपर एनालिसिस की, 9th की, 10th की, 11th 12th की, जो मर्जी वीडियो मिले, कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना। एक तरफ मैं आपका क्वेश्चन पेपर रखता हूँ, जिस दिन एग्जाम हुआ होता है उसी दिन क्वेश्चन पेपर मंगवाता हूँ बच्चों से कि सेंड करो, और एक तरफ क्वेश्चन पेपर होता है और एक तरफ होते हैं मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, और हर एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ। ठीक है जी। प्रूफ मिल गया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा, एक बार तसल्ली कर लेना आप चाहते हो तो। ठीक है। और आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने 2 3 5 8 कहा है, मैंने 1 मार्क्स नहीं कहा, क्योंकि देखो 1 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू के अंदर अगर आपको अच्छा मार्क्स करने हैं, ऑल दो मैं बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ तो उसी में कवर करवा दूंगा, क्योंकि मैं बिना मतलब कॉन्टेक्स्ट समझाए जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताता, चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूँ। तो ऑल दो सारे एमसीक्यू यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, बट एक एमसीक्यू के अलग से वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इनके 75 76 77 है ना, 74 वो आते हैं, ज़्यादातर इसी वजह से आता है क्योंकि इनके एमसीक्यू सही नहीं होते, तो इसके लिए एमसीक्यू की अलग से वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। चलो। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो, एक बात तो जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बोल दिया कि हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, वो इसी पीडीएफ से आएगा। बट मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे को पता है जो कम से कम 60 to 70% बच्चे ऐसे होंगे जो 8 नंबर का क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर से डायरेक्टली होने के बावजूद भी 8 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। क्यों सर? 8 मार्क्स इस पीडीएफ के अंदर से होगा क्वेश्चन, फिर भी 8 नहीं ला पाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे, मैंने यहाँ पर जो आंसर लिखा है ना, बच्चे वो आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है। वो सोचेंगे कि यार मैंने तो वीडियो देख ली है ना, अब वीडियो में मैं बना बना के लिख दूंगा। यार बना बना के लिखने के लिए मेहनत थोड़ा ना कर रहा हूँ बच्चे, यार मैं चाहता हूँ यार आपके 8 में से 8 आए, 80 वाला टारगेट रखना है। ठीक है। अगर आप वो 75 वाले बच्चे हो तो ठीक है, बट अगर आपको 80 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं सिर्फ 80 की बात नहीं कर रहा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा है, मतलब ये जो है जो मैंने आंसर लिखा है, अगर वो नहीं लिख कर आते तो वही है, 6 नंबर आएंगे, साढ़े के, और 6 नंबर आएंगे, साढ़े 6 आएंगे, और ये आधा आधा, एक एक नंबर, दो दो नंबर, डेढ़ डेढ़ नंबर कर करके ना 15 20 नंबर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए कृपया करके आंसर को, मैं ये नहीं कह रहा डिट्टो लर्न करो, पॉइंट्स को तो कम से कम अपने दिमाग में रखो। और इसके लिए 2 3 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या तरीका? पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठना, है ना, या तो आप लिखते हुए चलो आंसर। ठीक है। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, आधे घंटे की वीडियो बताएं, 4 5 घंटे की कर दूंगा मैं तो, है ना, देख देख के लिखोगे, या तो आप पीडीएफ कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को वो थोड़ा सही तरीका लगता है। पहला वाला तरीका वैसे अगर आप मतलब लिख कर करो तो वो मतलब मेरे को लगता है थोड़ा बढ़िया है, इससे लर्न वगैरह भी हो जाता है। बट दूसरा तरीका, क्योंकि टाइम कम होता है बच्चों के पास, तो हाँ आप मतलब जो है वो पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। डाउनलोड का लिंक होगा आपके पास, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद या तो प्रिंट करवाना, या अगर आपको फ़ोन से ही लर्न करना है ना, तो नेट ऑफ होना चाहिए। ठीक है। फ्लाइट मोड पे लगा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दिमाग इधर उधर घूमता है कि यार इसका मैसेज आ गया, इसका मैसेज आ गया, चलो इसको मैसेज करके पूछ ये नहीं चाहिए, चलेगा दोस्त। 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है, आ जाओ जी अब, है ना। चलो, मैं अब पहले ना, जैसे मैंने बोला एक एक मार्क्स की चीज़ें भी क्लियर कराऊंगा, तो पहले चैप्टर के है ना बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपके लिए चैप्टर के डायरेक्टली क्वेश्चन समझना थोड़ा सा ईजी हो। मैंने बोला था ना मैं एमसीक्यू भी क्लियर करवाऊंगा। चलो, चैप्टर का नाम है जी फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में। सर 1946 में? यानी उस टाइम तो ब्रिटिश भी थे इंडिया के अंदर, हम तो आज़ाद 1947 में हुए थे, तो यानी ब्रिटिश के अंडर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आंसर इज यस। और इसके लिए, इसकी इसी की वजह से ना, एक बंदे ने, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, एक इंडियन बंदे ने जवाहरलाल नेहरू पे तंज भी कसा था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। बट याद रखना, पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946 को, तीसरी जो मीटिंग है वो 13 दिसंबर को हुई थी। ये तीनों मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। टोटल मिला के 166 मीटिंग हुई थी। और पहली मीटिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली मीटिंग के अंदर है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो लोगों का ग्रुप था जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इस ग्रुप के अंदर टोटल मिला के 389 मेंबर थे। कितने थे? 389 मेंबर। नीचे है ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, अभी जब मैंने पूरा पढ़ा, मतलब ये समझा दिया आपको, और समझाने के बाद जब आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये सारी चीज़ें नीचे रिपीट होने वाली है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और तब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है।
तो पहली जो मीटिंग हुई थी, उसमें टोटल मिला के 389 मेंबर थे, जिसमें ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। बट है ना, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमें लगा कि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हेल्थ इशू थे उनको बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से हमने दूसरे लीडर 11 तारीख को दूसरा लीडर चुना, जिनका नाम था क्या? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? उनको प्रेज़िडेंट चुना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और मज़े की बात है, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेज़िडेंट भी राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। ठीक है। सर, दूसरी मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, यस। तीसरी मीटिंग है जो 13 तारीख को हुई थी सर, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी दिन जो जवाहरलाल नेहरू है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते हैं। अपने साथ एक पेपर लेकर आते हैं। पेपर के ऊपर हेडिंग लिखी होती है ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, ठीक है? और उस ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन में ना बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं, कि जैसे कि सॉवरेन, जैसे कि रिपब्लिक, जैसे कि फ्रेटर्निटी, जैसे कि इक्वालिटी, है ना? जैसे कि लिबर्टी, ये सारे वर्ड लिखे हुए होते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था, कौन कौन लेकर आया था और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, 13 दिसंबर 1949 को लेकर आए थे, और ये ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर लिखी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यू, कि किन-किन चीज़ों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। सॉवरेनिटी पे, इक्वालिटी पे, फ्रेटर्निटी पे, रिपब्लिक रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें लिखे हुए थे, प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए थे, फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई थी। इसी वजह से जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई ये बात? चलो। तो मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जब पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो टोटल मिला के 389 मेंबर थे। तो और जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? लास्ट मीटिंग, चलो छोड़ो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ये सुन लो, बन के रेडी हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? पूरा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। सर, पहली मीटिंग में जितने बंदे थे, एंड में भी उतने बंदे थे। द आंसर इज़ नो। एंड में जो है वो 299 मेंबर रह गए थे। सर, कम कैसे हो गए? क्योंकि 3 जून 1947 को हमें क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान बनेगा, और ये 389 में पाकिस्तान के भी बहुत सारे मेंबर आ रहे थे, जो एरिया पाकिस्तान के अंदर था, तो इसलिए उनको हटा दिया गया, और एंड में यहाँ पर 299 रह गए, ठीक है? ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, रेडी कब हो गया, तो आपको लिखना है 26 नवंबर 1949। अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो से जो है वो थोड़ा धीरे भी कर सकते हो स्पीड, ठीक है? दूसरी बात है कि अगर और उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ़ोर्स में लागू कब किया गया? तो फ़ोर्स में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। सर, रेडी हो चुका था 26 जनवरी को, 26 नवंबर 1949 को, फिर भी 26 जनवरी 1950 हमने क्यों चुनी डेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे भी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ में, ठीक है? क्या है ये क्वेश्चन? 26 जनवरी को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चुना एज़ अ रिपब्लिक डे, आज भी हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो, इंडिपेंडेंट, इसका इसका रीज़न ये है कि ना 1930 की बात है। जवाहरलाल नेहरू ने ना बेसिकली 26 जनवरी के, मतलब 26 जनवरी पे रावी नदी के पास शपथ ली थी कि जब हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, तो 26 जनवरी को ही हम एज़ अ रिपब्लिक डे एज़ अ इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। बट इंडिपेंडेंट डे तो 15 अगस्त को हमें मिल चुकी थी इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए उसी को एक तरह से, इसी डे को एक आप कह सकते हो पहचान देने के लिए, इस डेट को की इम्पोर्टेंस बताने के लिए हमने 26 जनवरी को एज़ अ रिपब्लिक डे चुना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आई होप आपको ये बात है ना अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलो जी। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था जो भी मैंने आपको बताया। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में है क्या? एक्चुअल में ये 389 लोगों ने, या मैं बोलूँ 299, एक ही बात है, मतलब इंडियन की जो भी बात हो रही है। तो इन्होंने जो भी अलग-अलग टॉपिक पे बहस करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को लेकर, या मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उन्हीं के बारे में जो है उस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। येस और नो? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है? जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैं समझाऊँगा आपको, और बाकी जो भी है वो लर्न करने का जो काम है वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हो। चलो जी, अब आ जाते हैं जी पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है पहला, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक है ना, हमारे कम्युनिस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनका नाम था सोमनाथ लहरी, है ना? उन्होंने देखा, सोमनाथ लहरी सॉ द डार्क हैंड ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली ना, सोमनाथ लहरी ये नोटिस कर रहे थे कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय तो ब्रिटिश का रूल था। तो ये कहते हैं कि एक तरह से ब्रिटिश ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंट्रोल कर रही है। ये उन्होंने एक तरह से तंज कसा था, ये बात बोली थी उन्होंने, है ना? अब इस पे फिर नेहरू ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, वो भी हम देखेंगे। बट आगे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है। ये भी बोल सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ वर्किंग द ब्रिटिश प्लान, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिश प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। एज़ द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्क आउट, और ब्रिटिश चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन बना दे।
ठीक है? ये कही थी सोमनाथ लाहिरी ने बात। अब ऐसा क्यों कहा था उन्होंने और उसके मतलब जवाब में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है? पहले तो मैं आपको बता दूँ, सोमनाथ लाहिरी जो थे उन्होंने ये वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि जो उस समय ना हम 1946 में आपको पता है कि 1946 के टाइम में जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के अंदर उस समय थे ही थे, ठीक है? और बेसिकली ये ना जो हमारे सोमनाथ लाहिरी थे उन्होंने बोला भी था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को, क्या है ना आप अपने आप को बिल्कुल फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंपीरियल रूल, यानी ब्रिटिश के रूल को तो आप भूल जाओ। मतलब ब्रिटिश के आप है ना ये सोच के अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे ना कि हम अभी भी ब्रिटिश के अंडर हैं, है ना? और तो आप है ना ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटिश के फ़ेवर में करोगे, तो बेसिकली ये भूल जाओ कि आप ब्रिटिश के अंडर हो, ठीक है? और इन्होंने बेसिकली नेहरू जी को ये बोला कि एक तरह से ये बात उन्होंने बोली कि है ना, हाँ, ये ठीक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन रहा है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इसको कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड हेड जो है वो इनके जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है? बट ये जो ऑपरेट कर रहा है, ये कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द वायसराय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल से। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे ही ये सारी की सारी चीज़ें हो पा रही है। ठीक है? और उन्होंने ये भी बात बोली अपने कलीग्स को ये बोला कि रियलाइज़ करो, ये ध्यान में रखो बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम जो है वो ब्रिटिश करवा रही है क्योंकि वो करवाना चाहती है। वो चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम पूरा हो। मतलब एक तरह से तंज कसा था उन्होंने कि यार ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो रहा है ना, ये तो ब्रिटिश के अंडर हो रहा है ना? तो फ़ायदा क्या है इसका? मतलब एक तरह से ये कह रहे थे वो क्योंकि उसने ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी चीज़ें जो होगी वो जैसा ब्रिटिश चाहते हैं वैसे ही होगी। अब नेहरू क्या कहते हैं उनके जवाब में? नेहरू कहते हैं कि ये बात सच है कि ब्रिटिश मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बर्थ में ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, बट उन्होंने ये बोला, नेहरू जी ने एम्फसाइज़ किया ये बोला, बट आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिससे ये अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहा है। उन्होंने बोला कि ना ये देखो कि हमारी पावर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है वो पावर कहाँ से मिल रही है? और वो पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोगों से, पीपल से। किसी पर्टिकुलर पर्सन, कम्युनिटी से नहीं, पीपल एज़ अ होल से। मतलब लोगों से हमें पावर मिल रही है। हमें उन लोगों के लिए काम करना है जो हमारी तरफ देखकर सोच रहे हैं कि एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे और हमारा रूल स्टार्ट होगा। तो आप है ना ये मत सोचो कि हम ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है? हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले और ये सिर्फ़ पेपर पे हम स्टेट नहीं बना रहे, ठीक है? हम अपना है ना लोगों की विल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ना कि जो विल ऑफ द पीपल जो है वो एक्सप्रेस करी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके बारे में लिखो, तो भी सेम ही आंसर लिखना है आपको। ठीक है? बिल्कुल सेम लिखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो अपनी पावर ड्राइव कर रहा है फ्रॉम द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपनी पावर ड्राइव कर रही है फॉर द पीपल और हमें एज़ अ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टी, ग्रुप के लिए नहीं, एज़ अ पीपल, कंट्री के पीपल एज़ अ होल के लिए काम करना है। और हमें हमेशा अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन हमारे से बहुत है और हमें लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की, इंडियन पीपल की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की ज़रूरत है। ठीक है? आगे वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ दोज़ हू हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखो एक्चुअल में है ना 1946 में ही तय हो चुका था कि देखो इंडिपेंडेंस तो देनी पड़ेगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही ये बात तय हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि जो हमें बेसिकली है ना उन लोगों की एस्पिरेशन पर काम करना है जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस और ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे इंडियन स्ट्रगल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, सेम आपके सामने है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? पीडीएफ से करना चाहो पीडीएफ से कर सकते हो। आ जाते हैं जी सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ये है जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिट्टो 8 मार्क्स का कॉन्टेक्स्ट है इसका। फर्स्ट टर्म में आया भी था आपके क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है? मैं आपको ये चलो मैं पढ़ के समझा देता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, सेपरेट इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आपसे क्वेश्चन आएगा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स क्या था? ठीक है? और सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के फेवर में और अपोजिशन में क्या-क्या बातें बोली गई? बहुत सारे लोग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को पसंद नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? किन-किन लोगों ने क्या-क्या बात बोली? ये क्वेश्चन आता है, सुनना मेरी बात। तो होता क्या है कि ना बेसिकली है ना ये बात है 1909 की। बेसिकली 1909 के अंदर एक मॉर्ले मिंटो एक रिफॉर्म आया था ब्रिटिश के अंडर और वो ना उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स के लिए ना सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होगा, यानी किसी एरिया में अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मान लो मुस्लिम की पॉपुलेशन 80% है, 20% लोग जो है वो बाकी लोग हैं, तो जो इलेक्शन में खड़े होंगे ना वो भी 80% में से होंगे और वोट भी सिर्फ 80% डालेंगे।
इसका मतलब समझ रहे हो, ना 20% लोग जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं ये वाले, और ना ही वोट डाल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी थी जो ब्रिटिश ने यूज़ करी थी, ठीक है? अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यार कोई डिमांड नहीं करेगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, क्योंकि इससे सिर्फ खून-खराबा बढ़ेगा। बट एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है बी पोकर बहादुर। 27 अगस्त 1947 को पी पोकर बहादुर, जो कि मद्रास से थे, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि जी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को कंटिन्यू रहना चाहिए। वो बोलते हैं कि ना माइनॉरिटी जो है वो हमारे हर हर एरिया में रहती है, ठीक है? और हम उसको जो है उनकी विश को जाने नहीं दे सकते और इरेज़ नहीं कर सकते उनकी विश को, उनकी डिमांड हमें सुननी पड़ेगी। और उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि बहादुर फेल्ट कुड नॉट बी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, मतलब उनको लगा था नीड ऑफ द मुस्लिम कुड नॉट बी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड बाय द नॉन मुस्लिम। उन्होंने बोला कि ना मुस्लिम्स की डिमांड सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम की एस्पिरेशन, मुस्लिम की जो नीड वो है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझ सकता है, नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकता, जो कि बहुत ही अ, गोबर बुद्धि वाली बात थी। रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब कोई सेंस नहीं बनता इसका कि मुस्लिम की प्रॉब्लम मुस्लिम समझ सकता है, हिंदू की प्रॉब्लम हिंदू। खाएगा तो वो रोटी या कुछ और खाता है क्या? कोई सेंस नहीं बनता इसका ठीक है, बट उनका कुछ और सोचना होगा शायद इस बात में, बट जो भी है, क्योंकि देखो आप अगर देखोगे आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई सेंस नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा होते हैं, सिख लोग ज़्यादा होते हैं, पारसी लोग ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर लीडर मुस्लिम होता है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होते हैं, मतलब मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हिंदू लीडर होता है। तो यहाँ मतलब जो भी है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, क्योंकि अगर रिलीजियस आइडेंटिटी पे हम चलेंगे तो यार कब के टूट चुके होते हम, है ना? तो जो भी थी, चलो बहादुर फेल्ट, उनको लगा कि जो नॉन मुस्लिम है उनकी नॉन मुस्लिम मुस्लिम की डिमांड को अच्छे से नहीं समझ सकते और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है? और इसी वजह से है ना, बेसिकली उन्हीं लोगों को, मुस्लिम्स को ही रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, ओनली मुस्लिम्स का, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। 1909 में ये जो मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म आया था वो बढ़िया था। अब ये बात सुन के ना सारे लोग हिल जाते हैं। उनको लगता है यार ये क्या है यार? ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। तो सबसे पहले आते हैं आरवी धुलेकर। इनका नाम याद रखना ये आगे चल के अभी इन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन है, बड़े भड़क गए थे लैंग्वेज को लेकर तो। चलो, बट ये क्या बोलते हैं? अच्छा ये है ना, थोड़ा प्यार से समझाते हैं इसमें। अब वो क्या बोलते हैं? द इंग्लिश प्लेड द गेम अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड विद द हेल्प ऑफ दे अलाउड यू टू लॉन्ग लुल एंड गिव अप नाउ नाउ देयर इज नो वन टू मिसगाइड यू। मतलब उन्होंने प्यार से बोला, उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश है ना, उन्होंने एक गेम खेली है आपको सेफ गार्ड देने के लिए, मतलब सेफ गार्ड के नाम पे एक गेम खेली है आपके साथ और आपको ललचाने की कोशिश करी है और आपको हमेशा अंधेरे में रखा है, लॉन्ग लून अंधेरे में रखने की कोशिश करी है। अब आपको कोई मिसगाइड करने के लिए नहीं है, तो ये डिमांड आप छोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने नीचे जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है इस लाइन को। उनका कहने का मतलब था कि आप है ना इस डिमांड को भूल जाओ, ये सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड, क्योंकि इससे सिर्फ डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश ने यूज़ किया था और खून खराबा होगा। अगर आपको इंडिया को यूनाइट रखना है, तो ये वाला जो आर्गुमेंट है इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को भूल जाओ। ये बोलना था उनका। फिर आते हैं जी सरदार पटेल, और एग्ज़ाम में याद रखना ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ठीक है? तो पहले तो आरवी धुलेकर जो थे वो सपोर्ट में नहीं थे, वो तो अपोज कर रहे थे हमारे पी बोकर बहादुर का। दूसरे आते हैं जी सरदार पटेल। सरदार पटेल जी बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड वाज द पॉइजन दैट हैज एंटर द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। अब है ना एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन लाइन भी आ जाती है, डायरेक्टली ये लाइन पूछ लेता था कि लाइन किसने बोली, क्यों बोली, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली, ठीक है? तो सरदार पटेल ने जो है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि उन्होंने कहा कि ये डिमांड जो है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वा देगी, कंट्री को डिवाइड कर देगी, ब्लड शेड करेगी, खून खराबा करेगी, और ये जो दोबारा से जो है वो ट्रेजिक पार्टीशन होगा कंट्री का, ठीक है? क्या आप इस कंट्री के अंदर पीस चाहते हो? अगर चाहते हो तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड छोड़ दो। ये बोला था हमारे सरदार पटेल ने। फिर आते हैं सरदार, फिर जो मैंने बोला वही एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर कि कंट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगी रिलीजन के बेसिस पे, अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू रखोगे तो। फिर आते हैं जी गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, ये भी थोड़ा सा प्यार से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि है ना, वो बोलते हैं ठीक है, मैं मानता हूँ, वो उन्होंने बोला कि हाँ ये बात ठीक है कि एक कंट्री के अंदर सबकी डिमांड सुनी जानी चाहिए, सबकी जो है वो स्पिरिचुअल नीड होती है, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हाँ मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी कम्युनिटी को, ये मैं मानता हूँ कि मेजोरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलना चाहिए। बट जो वल्लभ पंत है, हमारे गोविंद वल्लभ पंत है, वो भी अपोज करते हैं कि आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। वो भी कहते हैं कि
कि इट इज़ सुसाइडल डिमांड, ये एक सुसाइडल डिमांड है। वो बोलते हैं कि दैट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटी एंड मेक देम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने बोला एक्चुअल में ये चीज़ अगर आप करते हो ना, तो ये जो है वो माइनॉरिटी को नुकसान पहुँचाएगी, उनको आइसोलेट कर देगी। आइसोलेट मतलब एक तरफ़ा कर देगी उनको, ठीक है? और है ना एक तरह से वो आप कह सकते हो कि क्या जो गोविंद वल्लभ पंत है, आर्ग्यू दैट द ऑर्डर टू बिकम अ लॉयल सिटीज़न टू द पीपल हैड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन दी कम्युनिटी एंड दी सेल्फ। उन्होंने बोला कि अगर आपको इस कंट्री का, इस ज़मीन का, मिट्टी का अगर लॉयल सिटीज़न बनना है ना, तो आप अपनी कम्युनिटी, अपने सेल्फ के बारे में मत सोचो, सबके बारे में सोचो। पीपल ऑफ द मतलब लॉयल सिटीज़न बनना है तो ज़मीन के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो। लोगों में अपनी कम्युनिटी ही नहीं आती बस। हिंदू, मुस्लिम करके मत देखो, एज़ अ होल लोग करके देखो। है ना? आपकी लॉयल्टी जो है, अगर ऐसे हम कम्युनिटी के वाइज़ चलते गए तो आपकी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी पे रह जाएगी, और हमें एक कम्युनिटी पे नहीं रखनी, अपनी लॉयल्टी पूरी कंट्री पे रखनी है। ठीक है? और उन्होंने बेसिकली ऑल्दो प्यार से समझाया, उन्होंने बोला कि ये जो डिमांड है ना, ये एक तरह से मुस्लिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है? देयर इज़ एन अनहोलसम एंड सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ द थिंकिंग अवे इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीज़न। उन्होंने बोला अगर ये करते रहेंगे ना हम, तो सिर्फ़ हम कम्युनिटी के वे में ही सोचेंगे। हम एज़ अ टर्म ऑफ सिटीज़न की तरह कभी नहीं सोच पाएँगे। ठीक है? तो इसलिए उन्होंने बोला, आगे उन्होंने ये भी बोला, लेट अस रिमेंबर दैट इट इज़ द सिटीज़न दैट मस्ट काउंट। उन्होंने बोला सिटीज़न इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बेसिकली हमें सबके लिए काम करना है। कोई ऐसे रिलीजियस वे में मत जाओ। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम जो है बिल्कुल पीप होकर बहादुर जैसा सोचते थे, ऐसा नहीं है। एक हमारी लेडी थी, बेगम बेगम एलियाज़ रसूल, ये बहुत सेंसिबल लेडी लगी मेरे को। इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेट द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटी। मतलब एक तरह से एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई को भड़काएगा अगर आप ये सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की चीज़ को कंटिन्यू करते हो। और उन्होंने 1949 में मैक्सिमम मैक्सिमम मुस्लिम ने 2-3 को छोड़ दे तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्री के सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो माइनॉरिटी के जो विल के अगेंस्ट है। और इसी वजह से इंस्टेड मुस्लिम नीड टू टेक अ एक्टिव पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इंश्योर दे हैड द डिसाइसिव वॉइस इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने बोला कि डिसाइसिव वॉइस होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेगा, हिंदू हिंदू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये भी क्या कह सकते हो इसको, एक पार्टीशन वाली एक सोच है, एक गलत सोच है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है? और हमारी रसूल एलियास जो हमारी थी ना बेगम एजाज रसूल, उनके अकॉर्डिंग भी। चलो जी, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इशू। अब आएगा, अब आप बोलोगे सर वो ऊपर आरवी धुलेकर थे ना, मैं उनके बारे में बताऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा, सुनना मेरी बात। ठीक है? और आपको पता चलेगा कि यार ये थोड़ा सर मैक्सिमम लोग उस टाइम भी हिंदी बोलते थे, तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन पाई? इसका भी रीज़न आपको पता चलेगा। तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इश्यू वाज़ इंटेंसली डिबेटेड। लैंग्वेज इश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बात हो रही थी लैंग्वेज इश्यू पे लेके, क्या होना चाहिए, कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको लेकर जो है वो क्या व्यू था लोगों का, उसके बारे में बताओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या बहस हुई, अलग-अलग लोग क्या-क्या सोचते थे लैंग्वेज के बारे में वो बताओ। और गांधी जी क्या चाहते थे, किस चीज़ को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, नेशनल लैंग्वेज में क्या क्वालिटी होती है, वो क्या चाहते थे गांधी जी, उसके बारे में बताओ। और लैंग्वेज इश्यू को कैसे सॉल्व किया गया वो बताओ। तो आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे। तो मैं आपको बताऊँ, लैंग्वेज इश्यू एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मंथ तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर बातचीत हुई थी। 1930s के टाइम में है ना, जो कांग्रेस है उसने डिसाइड किया था कि हिंदुस्तानी को है ना हम है ना एक नेशनल लैंग्वेज बनाएँगे, ठीक है? अब हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या है मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक ब्लेंड है जिसमें कुछ हिंदी के भी वर्ड होंगे, कुछ उर्दू के भी वर्ड होंगे, ठीक है? और उन सारी लैंग्वेज के वर्ड होंगे जो बेसिकली इंडिया के अंदर अलग-अलग लैंग्वेज वगैरह बोली जाती है। और जैसे पर्शियन के भी कुछ वर्ड होंगे, अरेबिक के भी वर्ड होंगे, और भी तेलुगु है ना, तमिल के कुछ, मतलब बेसिकली मिली-जुली लैंग्वेज होगी, वो होगी हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ऑल्दो उसमें मेन जो होगा वो हिंदी का ही होगा, ठीक है? बट कॉमन जो है, मतलब कुछ जैसे आज भी हम यूज़ करते हैं अलग-अलग वर्ड, जहाँ तक मेरे को पता है ये कोई हिंदी का वर्ड नहीं है, अलग-अलग वर्ड, है ना? अलग-अलग जो हम यूज़ करते हैं ना, अलग-अलग वर्ड हिंदी का नहीं है, बहुत सारे वर्ड। बट उस टाइम जो है ना, उसमें और भी बहुत सारे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में और भी बहुत सारे वर्ड थे। तो गांधी जी का यही मानना था कि ऐसी हिंदुस्तानी लैंग्वेज को हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए जिसमें ब्लेंड है हिंदी का, उर्दू का, तमिल का, और भी बहुत सारी सेवरल रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है? तो गांधी जी का यही कहना था कि मल्टी कल्चर लैंग्वेज होनी चाहिए, और ताकि हम जो है वो डाइवर्स कम्युनिटी जो है
वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकें, चाहे वो नॉर्थ के हो, चाहे क्योंकि साउथ के भी कुछ वर्ड होंगे, नॉर्थ के भी, तो ईज़िली समझ पाएँगे और कम्युनिकेट कर पाएँगे और हिंदू और मुस्लिम जो है वो भी ईज़िली कर पाएँगे। अ, अब मैं ये हिंदू और मुस्लिम वाला पॉइंट कहाँ से आ गया, अभी आपको नीचे पता चलेगा। बट हुआ क्या 19th सेंचुरी के एंड आते-आते मतलब बेसिकली 19 सेंचुरी का एंड आते-आते यानी जब हम मिड 19th सेंचुरी पे पहुँच गए 1947 पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो लैंग्वेज है वो भी कॉम्युनल बन गई, है ना? हिंदी और उर्दू बँट गई। इसका मतलब हिंदू की लैंग्वेज बन गई हिंदी और उर्दू बन गई मुस्लिम की लैंग्वेज। अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। एक तरफ तो क्या हो रहा था कि हिंदी का संस्कृताइज़ेशन हो रहा था, ठीक है? इसका मतलब है उसके अंदर से जो भी पर्शियन के और अरेबिक के वर्ड थे वो निकलते जा रहे थे हिंदी में से। उर्दू के अंदर क्या थे कि जो वो पर्शियनाइज़ होती जा रही थी, उसमें पर्शियन के वर्ड ऐड होते जा रहे थे और ये ना थोड़ी-सी रिलीजियस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई है अब ये लैंग्वेज, है ना? मैंने जैसे बोला हिंदू की जो है वो हिंदी बन गई, मुस्लिम की जो है वो उर्दू लैंग्वेज बन गई, ठीक है? फ्यू मंथ बिफोर जब गांधी जी की डेथ से पहले भी ये लैंग्वेज का क्वेश्चन उठा था और दिस हिंदुस्तानी शुड बी नाइदर बी संस्कृताइज हिंदी और नॉर बी पर्शियन उर्दू बट अ हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था इस लैंग्वेज के इशू पर कि जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है ना वो ना ही एक तरह से संस्कृताइज हिंदी होनी चाहिए और ना ही पर्शियन उर्दू होनी चाहिए, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? बट इट शुड ऑल्सो फ्रीली एडमिट दी वर्ड वेन एवर वेयर एवर नेसेसरी। मतलब अगर कुछ रीजनल वर्ड भी हम ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब हिंदुस्तानी लैंग्वेज में मिलजुल के अलग अलग लैंग्वेज के हिंदी के, उर्दू के, पर्शियन के, अरेबिक पे, है ना, बंगाली, तेलुगु, तमिल, है ना, इन सारे वर्ड को कॉम्बिनेशन से हिंदुस्तानी लैंग्वेज होनी चाहिए और उसको हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना है। अब एंट्री होती है जी हमारे आरवी धुलेकर की। ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। ये कांग्रेसमैन होते हैं, कांग्रेस के ही होते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस से होते हैं, ठीक है? जो यूपी वगैरह वाला मैक्सिमम एरिया था, यूनाइटेड प्रोविंस का था, बट ठीक है। वो हिंदी को लेकर बोलते हैं कि जी हिंदी ही होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की लैंग्वेज। अब होता क्या है, हिंदी जब मैं हिंदी बोलता हूँ, तो उनका कहना था कि संस्कृताइज़ हिंदी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब प्योर हिंदी होनी चाहिए, कोई कोई दूसरी वर्ड मतलब ना उर्दू के, ना पर्शियन के, ना अरेबिक के, ना रीजनल लैंग्वेज के, हिंदी होनी चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं, अब धुलेकर जी क्या कहते हैं, इनकी लाइन देखना बड़ी खतरनाक है और ये बिल्कुल एज इट इज़ लाइन है, इन्वर्टेड कोमा का मतलब एज इट। वो क्या बोलते हैं, पीपल हु आर प्रेजेंट इन दी हाउस टू दी फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं फॉर द इंडिया एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी दी मेंबर ऑफ द असेंबली, दे बेटर लीव। निकल जाओ यहाँ से। समझ रहे हो, दिलेकर प्रोसीडेड दिस स्पीच इन हिंदी, ये बात उन्होंने हिंदी में बोली और ऑन दिस ओकेजन द पीस ऑफ द हाउस वाज रिस्टोर्ड थ्रू द जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट। फिर तो भाई सारे हो गए यार, ये कैसे ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने। फिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू इंटरवीन करते हैं और थोड़ा उनको ये बोलते हैं थोड़ा थम जाओ अब। और उसके बाद क्या होता है कि प्रोसीडिंग जो है वो आगे 3 साल के लिए जो है वो बढ़ा दी जाती है ना? 3 साल बाद 13 दिसंबर 1949 को, जो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल बाद 13 दिसंबर 1949 को धुलेकर स्पीच ऑन द लैंग्वेज ऑफ द नेशन वंस अगेन स्पार्क। और दोबारा से वो लैंग्वेज इशू का जो डिबेट है, दुलेकर जी की स्पीच जो है वो दोबारा से सामने आती है, मतलब दोबारा यही बातचीत होने लगती है। और इस टाइम में जो लैंग्वेज कमेटी बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लैंग्वेज कमेटी बनाती है और वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि हैड प्रोड्यूस द रिपोर्ट। वो अपनी रिपोर्ट निकालती है, उसमें क्या बोलती है कि ना अभी के लिए ना हु एडवोकेट हिंदी एज ई नेशनल लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज इट। मतलब वो बोलते हैं कि हमें ना उन जो बेसिकली उन्होंने ना एक बीच का रास्ता निकाला इस लैंग्वेज कमेटी ने। उन्होंने क्या कहा, इट हैड डिसाइडेड बट नॉट फॉर्मली डिक्लेयर। उन्होंने बोला कि हम कोई ऐसे किसी लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, बट हिंदी हिंदी लैंग्वेज जिसकी देवनागरी स्क्रिप्ट होगी, जैसे हम जो लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम भारत है, तो ये जो मैंने लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं। ये कोई मतलब डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने ऑफिशियली, ये बेसिकली बोला था उन्होंने। और देवनागरी जिसकी स्क्रिप्ट होगी, ठीक है? और हम है ना मतलब अभी नहीं करेंगे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली जो है वो हिंदी पे शिफ्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है? फॉर द फर्स्ट 15 ईयर, स्टार्टिंग के 15 साल तक हम इंग्लिश को ही ऑफिशियल पर्पसेज़ के लिए यूज़ करेंगे, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जो है और वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल वर्क ऑफ द प्रोविंस। मान लो बंगाल के अंदर अगर बंगाली चलती है, तो वैसे तो इंग्लिश चलेगी, बट बंगाल के अंदर बंगाली वगैरह चलेगी, ठीक है? और बाय रेफरिंग टू द हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एज रेदर देन दी, और स्टार्टिंग में हम इसको जो है वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ही रखेंगे, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। और उन्होंने बाद में बोला कि बाद में जब ये थोड़ा एक्सेप्टेड हो जाएगा, तब जो है वो शायद जो है वो हिंदी को मतलब हम एक होप टू मतलब एक तरह से बाद में जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाया जा सकता है। अब अब फिर से दोबारा से धुलेकर आ जाते हैं।
अब वो कहते हैं ही वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज बट द नेशनल लैंग्वेज। वो कहते हैं भाई बात पहली बात तो ये है कि अभी डिसाइड करो। दूसरी बात ये है कि अभी डिसाइड करो जो हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। तो मतलब इनकी स्पीच को लेकर वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो खड़े होकर इनको बोलते हैं थोड़ा-सा शांत हो जाओ, ठीक है? मतलब उनकी जो जिस तरीके से जिस टोन में वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो केस को आर्ग्यू कर रहे थे, इस चीज़ को बात कर रहे थे, थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत पड़ती है हमारे राजेंद्र प्रसाद को, जो कौन थे? आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कौन थे राजेंद्र प्रसाद, है ना? उसके बाद क्या होता है, डे आफ्टर द धुलेकर स्पोक, जब धुलेकर जी अपनी बात खत्म कर लेते हैं, फिर श्रीमती दुर्गाबाई आती है। वो कहती है कि दुर्गाबाई बोलती है, इन्फॉर्म करती है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि साउथ के अंदर जो हिंदी को लेकर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन है, ठीक है? बट और ये अपोज़िशन हम फेल्ट भी करते हैं, बट इसके बावजूद भी, है ना, उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारी चीज़ें करी है। हमने महात्मा गांधी के कहने पर हिंदी को जो है वो साउथ के अंदर आने दिया, ठीक है? स्कूलों में पढ़ाने की शुरुआत भी हमने करने की कोशिश करी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने करी, बट देख लो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। एक तरह से दुलेकर की स्पीच को वो देखते हुए बोलते हैं कि देखो, ये हमें क्या सुनने को मिल रहा है आज, है ना? हम भी बेसिकली आज वो ये बोलती है कि हमने तो एक्सेप्ट किया था हिंदुस्तानी को एज़ लैंग्वेज जो है पीपल, जिसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड होंगे, हिंदी के वर्ड होंगे, है ना? बहुत सारे हमारे रीजनल वर्ड होंगे, बट अब देख रहे हैं कि ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तानी लैंग्वेज को तो सिर्फ़ इंक्लूसिव बना दिया, मतलब उसके अंदर से सारे के सारे वर्ड जो है ना वो तो निकाल दिए गए हैं और उसको सिर्फ़ हिंदी लैंग्वेज बना दी गई है। और ये बात जो है ये गलत है। इनका ये कहना था। फिर एक और आ जाते हैं श्री शंकरराव देव, ये क्या कहते हैं, ये भी कांग्रेस के होते हैं और ये महात्मा गांधी के बड़े फॉलोवर होते हैं। ये भी बोलते हैं कि हाँ, मैं पूरे दिल से हिंदी को है या हिंदुस्तानी लैंग्वेज को जो है ना, वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को है वो जो नेशनल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज ऑफ द नेशन बनाने के पक्ष में हूँ। बट वो आगे क्या कहते हैं, इफ यू वांट माय होल सपोर्ट फॉर हिंदी यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग व्हिच मे बी रेज माय सस्पिशन एंड व्हिच विल स्ट्रेंथन माय फियर। वो एक तरह से धुलेकर को देखकर ही बोलते हैं कि देखो, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि हिंदी को जो है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को जिसमें सारे के सारे वर्ड होंगे, उसमें जो है वो लैंग्वेज बननी चाहिए नेशन की। बट वो बोलते हैं कि ना ऐसा कुछ मत करो आप, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा डर लगे और मेरे को लगे कि यार नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया है और मैं अपना पक्ष बदल दूँ। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी मत करो। तो बेसिकली धुलेकर जी को लेकर थोड़ा-से गुस्सा थे। मेरे को ऐसा लगता है प्यार से अगर थोड़ा हैंडल करते तो ये चीज़ हो जाती। बट अ, जो भी है ठीक है। फिर तीसरे आते हैं टीए रामालिंगम चिट्टियार आते हैं। ये जो है वो मद्रास से होते हैं हमारे और ये बोलते हैं देयर शुड बी अ म्यूचुअल एडजस्टमेंट एंड नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग थिंग टू द पीपल। उन्होंने बोला कि जो म्यूचुअल थोड़ा डिसीजन हमें लेना है, एडजस्टमेंट करनी है, प्रमोट हो लैंग्वेज उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है? फ़ोर्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलो जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि एग्ज़ामिन द आर्गुमेंट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होनी चाहिए। मतलब जैसे अलग-अलग स्टेट है, अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंटर गवर्नमेंट होती है ना? सेंटर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, है ना? तो कौन-कौन ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए? और है ना, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ऑल्दो क्वेश्चन ये पूछा गया था, बट मैंने ना इसमें ये अपोज़ वाले भी कर दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन-कौन से लोग अपोज़ कर रहे थे कि नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? बट पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। 15 अगस्त को जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मतलब डिवाइड भी होता है इसके साथ-साथ, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद। एंड बाद में जो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट कम्युनिकेट इटसेल्फ कंडेमनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब कभी इस पे बात नहीं करी, तो इससे हमें क्लियर हो चुका था कि हाँ, जो इंडिया है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा। बट 3 जून 1947 को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर्ड इटसेल्फ फ्री फॉर ऑल द रिस्ट्रिक्शन इन्फ्लिक्टेड बाय द कैबिनेट मिशन एंड द पॉलिटिकल प्रेशर। मतलब 3 जून 1947 को बेसिकली क्लियर हो चुका था ना कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनेगा और हमारा पूरा कैबिनेट मिशन और जो पॉलिटिकल प्रेशर है ब्रिटिश का उससे बिल्कुल ही हट चुका था, सारा का सारा प्रेशर हमारे से। तो देयर वर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोविंस। मतलब उस टाइम फिर ये आ गया था, सारे के सारे जो बड़े बड़े लीडर थे वो चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट हमने फिर ऐड करी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? यूनियन लिस्ट आपको पता है, यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे टॉपिक आएँगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक आएँगे जो कि स्टेट लिस्ट कंट्रोल करेगा और जो थर्ड लिस्ट होगी वो सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं, बट अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंटर का चलेगा। और साथ ही में जो मेन इंडस्ट्री है, ठीक है? जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, मिनरल इंडस्ट्री होगी, वो भी सेंटर के हाथ में रहेगी और इसके साथ-साथ
जो आर्टिकल 356 की पावर है ना? आपको पता है प्रेसिडेंट रूल उसकी पावर भी जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। तो ये डिसाइड हुआ था, है ना? अब क्वेश्चन यही आता है सर कौन से लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे? पहले मैं सपोर्ट का बताऊँगा और क्यों कर रहे थे सपोर्ट वो बताऊँगा और कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे कि नहीं सेंटर को सारी पावर नहीं देनी चाहिए। अगर सेंटर को पावर दे दी तो द सेंटर इज़ लाइकली टू बी ब्रेक। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द सेंटर इफ वी गिव ऑल द पावर टू द सेंटर गवर्नमेंट, द सेंटर गवर्नमेंट या सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक। हू सेड दिस एंड व्हाई? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका भी आंसर मैं आपको बताऊँगा, बट पहले तो हम बात करते हैं जो लोग सेंटर के सपोर्ट में थे, वो कौन-कौन से लोग थे और क्या कहना था उनका। तो जो अंबेडकर जी थे हमारे, है ना? बी आर अम्बेडकर जी, वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। इस उन्होंने ये क्या रीज़न दिया? उन्होंने बोला कि रिमाइंडिंग द मेंबर ऑफ द रायट्स एंड द वॉयलेंस दैट वर रिपिंग द नेशन अपार्ट। उन्होंने बोला याद करो बट वो ये जो वॉयलेंस वगैरह हो रहा है, ये जो हो मतलब पहले भी जो वॉयलेंस वगैरह हुए हैं, ये सिर्फ़ तभी कंट्रोल में लाए जा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी ये जो कम्युनल फ्रेंज़ी है मतलब जो भी लड़ाई हो रही है धर्म के नाम पे इसको रोका जा सकता है। जो दंगे हो रहे हैं इनको रोका तभी जा सकता है अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी तो। तो ये हमारे अम्बेडकर जी का आर्गुमेंट था। फिर जो बालाकृष्ण शर्मा आते हैं वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम बात कहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर सेंटर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मतलब होंगे, ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इकोनॉमिक रिसोर्स का ढंग से यूज़ कर सकती है और पूरे कंट्री को अच्छे से डिफेंड कर सकती है। जो भी फॉरेन एग्रेशन है उसको रोक सकती है, अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी। तो दोनों का ही कहना था कि बेसिकली हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी, कंट्री की सेफ्टी के लिए भी, इंटरनल पीस के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? याद रखना अम्बेडकर जी और बालाकृष्ण शर्मा का नाम लिखना मत भूलना, ये भी जो थे यूनाइटेड प्रोविंस से थे। सर यूनाइटेड प्रोविंस कहाँ पर है? मैक्सिमम यूपी का एरिया जो है और भी बहुत सारे स्टेट है बट मैक्सिमम यूपी का एरिया जो है यूनाइटेड प्रोविंस का पड़ता है। अब आ जाओ जी कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे कि सेंटर को ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, स्टेट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। अब उसमें से कौन-कौन से लोग थे? बेसिकली थे तो एक ही और उनका आर्गुमेंट क्या था वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट वो थे जी हमारे के संथानन, मद्रास से थे। इनका कहना था कि सेंटर को ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए और इसका रीज़न उन्होंने ये बोला कि अगर ज़्यादातर पावर सेंटर को दे दी जाएगी ना ज़्यादा तो इसके 2 नुकसान होंगे। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हर बात के लिए जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बार-बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर जो है पैसे माँगने पड़ेंगे। जैसे आई डोंट वांट एनी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट नहीं चाहता, जहाँ पर हर स्टेट सेंटर को ये बोले कि मेरे को अपने लोगों को एजुकेट करने के पैसे नहीं है, मेरे को सैनिटेशन देने के पैसे नहीं है, मैं रोड इम्प्रूव नहीं कर सकता, इंडस्ट्री इम्प्रूव नहीं कर सकता, कृपया करके मेरे को पैसे दो। तो मैं ऐसा सिस्टम नहीं चाहता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर नहीं, स्टेट के पास पावर होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला अगर सारी की सारी पावर आप सिर्फ सेंटर के हाथ में ही दे दोगे और स्टेट को पावर नहीं दोगे, इससे 2 चीज़ हो गई सारे के सारे स्टेट मिलकर सेंटर के खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे और सेंटर खुद ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो सारा का सारा सेंट्रलाइज़ नहीं होना चाहिए, एक्सेसिवली सेंट्रलाइज़ नहीं होना चाहिए, ये कहना था हमारे के संथानन का। ठीक है? अलग से भी आ सकता है कि के संथानन ने जो हमारे क्या कहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर को अपोज़ क्यों किया था और क्या आर्गुमेंट दिया था? तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? ओके, एक पी वैसे मैं आपको बता दूँ मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में भी बता रहा हूँ आपको क्या इम्पोर्टेंट है। देखो ये मत करना है, छोड़ना नहीं है इसमें से, हर एक क्वेश्चन लर्न करना है, ठीक है? बट हाँ जो एक तो पी पोकर बहादुर वाला और ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, बट मैं बता देता हूँ आपको। तो को आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, कहाँ-कहाँ से आए थे और वो 6 मेंबर बताओ और उनके इम्पोर्टेंट 6 मेन इम्पोर्टेंट लीडर थे। उन्होंने क्या-क्या किया और कौन-कौन वो इम्पोर्टेंट लीडर थे उनके बारे में बताओ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने कैसे फॉर्म किया था उनके बारे में बताओ, रोल वगैरह बताने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर बनना शुरू होता है वही पूरी लिख देना 9 दिसंबर को ये बनना शुरू होता है ये, वो तो लिख देना और बाकी 389 मेंबर थे, 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, 93 जो थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट से थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर एरिया थे। क्लास 11th में बच्चे मेरे से ये पूछते थे, "सर हमारी बुक में तो लिखा ही नहीं सर 4 चीफ कमिश्नर एरिया तो आप कैसे बोल रहे हो?" अरे क्लास 12th की बुक में लिखा हुआ था यार, उस टाइम भी बोला था आपको, आज भी बोल रहा हूँ और चेक कर लेना। दिल्ली, अजमेर अजमेर जो मेवाड़ वाला एरिया है, कुर्ग वाला एरिया और ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला, ये 4 जो थे इलाके थे। अब 292 प्लस 93 और प्लस 4 चीफ कमिश्नर प्लस कर लो 389 बनेंगे, ठीक है? ओके, तो 6 मेंबर की बात हुई है, 6 बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो कौन-कौन थे? सबसे पहले तो थे जी जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, तीसरे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है?
तो तीनों का रोल देखते थे। सबसे पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू जी सबसे इम्पोर्टेंट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक गाइडिंग वैल्यू दी थी, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन दिया था। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, कब दिया था अभी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है? चलो। अ, मैं बता चुका हूँ, इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए। अगर किसी बच्चे को आंसर नहीं पता तो शुरू से वीडियो देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट है कि इन्होंने जो है वो मतलब इन्होंने एक प्रपोज़ किया था रेज़ोल्यूशन में कि नेशनल फ्लैग भी होना चाहिए हमारा, और नेशनल फ्लैग के अंदर जो है वो हॉरिज़ॉन्टल 3 कलर होंगे, सैफ़रन होगा, व्हाइट होगा, डार्क होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, और बीच में एक नेवी ब्लू का सेंटर का चक्र होगा जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं। ठीक है? वैसे तो ये आएगा नहीं, बट अशोक चक्र के अंदर कितनी अ, ये होती है, मतलब कितने 6 होती हैं ये आप मेरे को बताना। दूसरे हो गए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे आपने कभी सोचा है यार, सरदार किसी का नाम थोड़ी ना हो सकता है, सरदार क्यों लगा इनके नाम? ये कोई सिख थोड़ी ना थे, है ना? बट इनके नाम के आगे सरदार लगाने का एक रीज़न था। 1928 का एक मूवमेंट हुआ था, बारदोली मूवमेंट, उनके अंदर इन्होंने बहुत रोल निभाया था, तो वहाँ की औरतों ने उनको सरदार बोल के संबोधित किया था। चलो वो कभी अलग बात है, वो तो सिलेबस में नहीं है आपके, तो छोड़ो उसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था? तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है? क्या काम किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वर्क मोस्टली बिहाइंड द सीन इन्होंने काम किया, प्लेइंग एन की रोल इन ड्राफ्टिंग दी सेवरल रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, ठीक है? और साथ में इन्होंने जो भी अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू थे ना, इनको भी रिकंसाइल करने की कोशिश करी। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लोग जो कि इनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे इनकी बातों से, उनको समझाने की, उनकी बात समझने की भी कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है? आप बोलोगे सर इन्होंने तो, हमने पोल साइंस में पढ़ा था, इन्होंने तो सर उनको प्रिंसली स्टेट को मिलाने में भी रोल निभाया था। अरे वो तो ठीक है, बट यहाँ पर नहीं बनेगा ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उनका क्या रोल था वो पूछा गया है। प्रिंसली स्टेट को मिलाने में रोल था ये थोड़ी ना पूछा गया, इसलिए वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? आप लिखना चाहो तो टीचर काटेगी नहीं, बट कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वैसे ही आंसर बड़ा है तो इसे और बड़ा करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? तीसरे हो गए जी राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। ये मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पता ही चल गया होगा आपको। और ये बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट करवाने की कोशिश करवा रहे थे, डिस्कशन कराने की कोशिश करवा रहे थे, और ये मेक श्योर कर रहे थे कि सारे के सारे मेंबर को बोलने का चांस मिले। तीसरे, और इन 3 बंदों के अलावा और कौन से लोग थे? ऐसे 3 लोग और थे जिनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। वो 3 लोग और कौन थे? एक तो हमारे बी आर अम्बेडकर हो गए, के एम मुंशी हो गए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे किस पे, हमारे बी आर अम्बेडकर जी पे। तो बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना? और उन्होंने 3 साल पूरे के पूरे लिए थे, प्रिंट किया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को, और 11 बल्कि वॉल्यूम में प्रिंट किया था। कभी कभार ये भी पूछा तक जाता है कि कितने बल्कि वॉल्यूम में प्रिंट किया था, तो 11 बल्कि वॉल्यूम में प्रिंट किया था। During the period the British rule, the Ambedkar had been the political opponent of the Congress. But on the advice of Mahatma Gandhi, he was asked the independence to join the Union cabinet as the law minister. देख रहे हो उस टाइम मतलब बढ़िया था, क्या सिस्टम था? ऑल दो हमारे जो बी आर अम्बेडकर थे वो कांग्रेस से बड़ा अपोनेंट थे, बहुत ही बनती नहीं होती उनकी, बट गांधी जी की बात सुनने के बाद, ऑल दो गांधी जी से भी नहीं बनती थी उनकी, बट गांधी जी से वार्तालाप करने के बाद देखो, आप नोटिस करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आपस में नहीं बनती थी। जवाहरलाल नेहरू और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं बनती थी, है ना? हमारे जवाहरलाल नेहरू की और हमारे क्या नाम है, हमारे बी आर अम्बेडकर जी की नहीं बनती थी। महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर जी की भी नहीं बनती, फिर भी आपस में बैठ के इन्होंने जो है वो सारी की सारी चीजें करने की कोशिश करी, है ना? चलो, तो जो महात्मा गांधी थे, ही वॉज आस्ड, मतलब उन्होंने महात्मा गांधी ने बेसिकली बी आर अम्बेडकर से बोला कि आप है ना यूनियन कैबिनेट ज्वाइन करो और इंडिया के लॉ मिनिस्टर बनो पहले। तो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर जो है वो महात्मा गांधी के कहने पे ही बी आर अम्बेडकर बने थे। तो इनका रोल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट वगैरह किया था इन्होंने, 3 साल लिए थे, और 11 बल्कि वॉल्यूम में से प्रिंट किया था। इनके अलावा और कौन थे? तो 2 और लॉयर थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 6 बंदों की बात हुई थी ना, तो 4 तो हो गए। 2 और कौन थे? एक तो के एम मुंशी थे, एक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है? इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का। इनके अलावा भी क्या कोई और थे? यस, 2 और थे। एक थे जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ये पूछा जाता है 1 नंबर में, वो थे हमारे बी एन राव। दूसरे थे हमारे एस एन मुखर्जी, ये कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन थे, ठीक है? ड्राफ्ट्समैन जिसे आप बोल सकते हो। बेसिकली ये देखना काम था इनका कि लीगल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें समझना इनका काम था, ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? चलो जी, अब आ जाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन जी, ठीक है? द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है? इलॉबरेट होना चाहिए था, है ना?
है ना? इलैबोरेट द स्टेटमेंट, ठीक है? छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती है, पता है यार, टाइपिंग-वाइपिंग में, ठीक है? ठीक है? कोररोबोरेट भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है? इलैबोरेट द स्टेटमेंट या कोररोबोरेट द स्टेटमेंट एक ही बात है वैसे तो, ठीक है? चलो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनकरेज पब्लिक डिबेट एंड, मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डिस्कशन वगैरह होता था, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था पब्लिक ओपिनियन से, मतलब लोग क्या सोचते हैं, इसने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। कैसे? देखो, सबसे पहले तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनकरेज द पब्लिक डिबेट एंड इट ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द पब्लिक express opinion expressed by the public, all the report of the constituent assembly published in the leading newspaper to help the people's participation in framing the constitution, मतलब जो भी बात होती थी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो सारी की सारी न्यूज़पेपर में छपती थी ताकि लोग उसे पढ़े और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हमको बताएं, और जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी हेल्प हो, ठीक है? देयर वॉज द पब्लिक डिबेट इन ऑल द रेजोल्यूशन, हर चीज़ पर डिबेट होती थी, आपको पता ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में था। अब 2-3 तो डिबेट हमने और भी देखी ऊपर, है ना? वो दुलेकर साहब की, है ना? द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट मेंबर ऑन द इशू, मतलब अलग-अलग लोगों के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनको न्यूज़पेपर में छापा। कुछ क्रिटिसिज्म भी होते थे, कुछ काउंटर क्रिटिसिज्म होते थे, प्रेस में छपते थे। लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, वो भी बताए जाते थे। सजेशन भी जो है माँगे जाते थे पब्लिक से कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे उनका कलेक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना? उनकी डिमांड की प्रोटेक्शन करी गई थी, मदर लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करने के लिए बोला गया था। रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, उन्होंने भी पूछा था कि वो कैसे सेफगार्ड होंगे, है ना? जो ग्रुप ऑफ द लोअर कास्ट और द दलित डिमांड, मतलब ये उनकी डिमांड बताई गई है, और ये डिमांड उन्होंने कैसे बताई? ऐसी है पब्लिक ओपिनियन के थ्रू, है ना? न्यूज़पेपर के थ्रू, अलग-अलग लोग जो है, अलग-अलग रिलीजियस माइनॉरिटी, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे अपनी डिमांड रखती थी, और उन्हीं से कहीं न कहीं जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो है वो अफेक्ट होती थी, है ना? क्योंकि वो जो लोगों की धारणा थी, लोग जो सोचते थे चीज़ों के बारे में, वो जो है वो न्यूज़पेपर में छपता था, और न्यूज़पेपर को जो पढ़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो आते थे और कहते थे, देखो इस कम्युनिटी का ये कहना है इस चीज़ के ऊपर, हमें इस ये करना चाहिए ताकि इस कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना हो, ये करना चाहिए ताकि इस कम्युनिटी को भी बढ़ावा मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का देखा, उस टाइम कास्ट का भी बड़ा वो रहता था, ठीक है? बी आर अम्बेडकर जी के साथ तो खुद बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। अ, मैंने एक स्टोरी सुनी, मतलब चलो बता देता हूँ मैं। बेसिकली ये मैंने कहीं पढ़ा था कि बेसिकली देखो, पहली बात तो ये है कि वो बैरिस्टर थे, मतलब बाहर से पढ़ने के बावजूद जब वो इंडिया में आए थे वापस, तो इतना पढ़ने के बावजूद भी एक बार एक अपर कास्ट के एक ऑफिसर ने उनके मुंह पे फाइल फेंक दी थी। फिर भी उन्होंने बहुत टाइम तक उसी ऑफिस के अंदर काम किया था। मतलब आप समझ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना एक तरह से, कभी कभार होता है ना कि कुछ चीज़ें जब बार बार आपके साथ होती है ना, तो आप यूज टू हो जाते हो उसके, आपको पता है गलत है बट यूज टू हो जाते हो। तो आज तो हम शायद सिनेरियो गैस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? देखो, कास्ट वास्ट छोड़ भी दो ना, अगर ये किसी नॉर्मल पर्सन के साथ भी होता है जिसने कास्ट के बारे में कभी ना सोचा हो, और उसके साथ ऐसा हो कोई फाइल उठा के जो है वो मुंह पे मार दे, तो कितनी घिनौनी चीज़ लगती है ना? अगर, चलो छोड़ो यार, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम है, नंबर चाहिए अपने को अभी। एक्सप्लेन होप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये वही वाली बात है जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना, ये वही है कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो वही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट बता रखी थी, वो 3 लिस्ट और तीनों उसकी वो दे रखी है, और साथ में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये भी क्या करा, हमने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है जिसमें 2 होंगे, बाइकैमरल होगा, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, और राज्यसभा के अंदर सारे के सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और सेंटर के अंदर जो है वो लोकसभा के अंदर सारे के सारे एमपी होंगे। ठीक है? डायरेक्टली एमपी, आपको पता है ना, राज्यसभा के अंदर एक्चुअल में एमएलए ही होता है जो प्रमोट हो जाता है। अगर ये नहीं पता तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ये फिर बहुत ही 9th क्लास से मेरे को आपको बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? बट ये याद रखो, राज्यसभा के अंदर स्टेट के मेंबर होते हैं, लोकसभा के अंदर एमपी वगैरह होते हैं, और ये इसलिए करा गया है ताकि रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का भी हो और सेंटर का भी हो, ठीक है? साथ में हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रखा है। सॉरी। अ, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रखा है ताकि सारी के सारे जो भी हमारी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो बहुत अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जा सके।
छींक आते-आते रुक गई यार। अब है ना, ये बड़ी खतरनाक हो जाती है जब छींक आते-आते रुकती है तो। चलो, आई होप आ जाए जल्दी से। ओके। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, हम तो एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा है। इससे भी हमारी सेंटर और स्टेट की जो पावर है ना, वो प्रोटेक्ट हुई है। कैसे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि जी स्टेट की ये पावर है, सेंटर की ये पावर है। रिटर्न है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, क्योंकि तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना? तो स्टेट की पावर भी बनी रहेगी। क्लियर हो गया? आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा से मेरी बातों को दिल पे मत लेना, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, एग्जामिन द आर्गुमेंट गिवन बाय द वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिप्राइव्ड डिप्रेस्ड क्लासेस। मतलब जो हमारे दलित लोग होते थे, लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ जो है उनकी उनको उनके उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए क्या करा गया था, क्या नहीं करा गया था, उसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है? चलो, कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? 2-3 क्वेश्चन और है। चलो, ओके, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यही वाला क्वेश्चन था हमारा। और बी आर अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया है, तो यही बात है, ठीक है? तो डायरेक्टली आ जाते हैं, बी आर अम्बेडकर जी की डिमांड पे आ जाते हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि जो बी आर अम्बेडकर जी है, उन्होंने भी पहले डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की। आपको ये बात पता होना चाहिए, जैसे पी पोकर बहादुर थे ना, तो हमारे क्या कहते हैं, अम्बेडकर जी भी जो है वो बेसिकली डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की। ऑल दो उन्होंने डिमांड जो है बाद में मतलब छोड़ दी थी ये डिमांड। और उन्होंने बहुत अच्छा किया, ऑल दो इस चीज़ पर वो समझ चुके थे। उन्होंने जब पार्टीशन देखा, उनको समझ आ चुका था कि ये सिर्फ दंगे फैलाएगी ये चीज़ें, ठीक है? चलो, फिर उन्होंने गांधी जी की बात सुनी। उन्होंने देखा कि गांधी जी जो है वो अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। उन्होंने गांधी जी का कहना था कि आइसोलेट कर देगा, जैसे वो मुस्लिम की डिमांड को बोला जा रहा था कि आइसोलेट कर देगा मुस्लिम को, वैसे ही सेम डिमांड जो है वो सेपरेट इलेक्टोर्स की जो अम्बेडकर जी ने करी, तो यही बात बोली गई, ठीक है? जो कि एक सही बात भी है, ठीक है? कि उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप ऐसे करोगे, सेपरेट इलेक्टोर्स मांगोगे, तो आइसोलेट हो जाएंगे जो दलित लोग हैं वो भी, ठीक है? और साथ में डिप्रेस क्लास पर्सपेक्टिव क्या था? सम मेंबर ऑफ द डिप्रेस क्लास एम्फसाइज दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबल कुड नॉट बी रिजॉल्व थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ द सेफगार्ड कानून। मतलब उनका जो उस टाइम जो दलित लीडर थे, उनका ये कहना था कि सिर्फ प्रोटेक्शन दे के आप ये अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने बोला देयर डिसेबिलिटी वर कॉज्ड बाय द सोशल नॉर्म। उन्होंने बोला ये सोसाइटी के अंदर भर दिया है आपने, एक कास्ट सिस्टम और कास्ट सोसाइटी सोसाइटी के अंदर भर दिया है। आप ये कुछ भी इस पे लॉ बना लो, ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक जो है वो हम एक एक आप कह सकते हो सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छे काम ना करे। ये आगे क्या लिखा है? सोसाइटी हैड यूज देयर सर्विस एंड लेबर बट केप्ट देम फ्रॉम द सोशल डिस्टेंस। मतलब उनकी सर्विस भी ले रहे हैं, उनसे काम भी करवा रहे हैं और उनसे दूर भी भाग रहे हैं, है ना? रिफ्यूजिंग टू मिक्स विद देम, उनके साथ रिफ्यूज करने में मना कर रहे हैं, उनके साथ खाना खाने में मना कर रहे हैं, उनको मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं। वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफर नो मोर। हम सफर कर रहे हैं अभी तक, बट आप नहीं चाहते कि हम सफर करें। तो जे जो नगप्पा है हमारे, मद्रास से थे, उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने बोला वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नो हाउ टू असर्ट आवरसेल्फ। मतलब कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करे, कैसे अपने आप को बचाए, कैसे अपनी बात रखे, ठीक है? और न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस जो नजलिंगम्पा थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो डिप्राइव कास्ट है वो माइनॉरिटी नहीं है, वो 20 से 25% है, फिर भी हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? उन्होंने बोला दिक्कतें क्या है? उन्होंने बोला लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडुकेशन, क्योंकि उस टाइम तो आपको पता है पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, ठीक है? अलग मटके होते थे, इससे पानी पिएगा तो इससे पानी पिएगा, है ना? एक मतलब जो भी है, समझ रहे हो ना? तो एडुकेशन वगैरह नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई शेयर नहीं था, शेयर तो आज भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कोर्ट वगैरह की, तो मेरे को पता चला कोर्ट के अंदर जितने भी आज तक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो लॉयर हुए हैं, उनके अंदर भी बहुत कम जो है वो दलित पार्टिसिपेशन है। ऑल्दो वो तो पढ़ाई के ऊपर भी है, बट क्योंकि एक आप कह सकते हो फैमिली स्ट्रक्चर भी होता है ना? तो वो भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट आपके अगर फादर जज है या आपके फादर जो है वो किसी बड़े ऑफिसर है, तो आपके भी ऑफिसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। या कुछ ऐसे ऑफिस में बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जो एक पावर होल्ड करता हो, ठीक है? तो ये बेसिकली यही कहना था नगप्पा का। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हमारे बी आर अम्बेडकर जी का क्या कहना था, फिर बाद में उन्होंने अपनी डिमांड हटा दी थी। जे नगप्पा का क्या कहना था वो भी हमने देख लिया था। और उसके बाद जो हमारे के जे खांडेरकर थे, उनका कहना था ये कि हमारा कोई एडुकेशन में शेयर नहीं है, ना ही हमें जो है वो
एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई शेयर है, ठीक है? सेंट्रल प्रोविंस हेड उन्होंने कहा, ये सेंट्रल प्रोविंस से आते थे हमारे केजे हमारे खानदेरकर, एंड वी वर सपोज सरप्रेस फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर, है ना? मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्रेस हो रहे हैं हम, दबाया जा रहा है हमको, टू सच एक्सटेंड दैट नीदर आर माइंड और नॉर आर बॉडी आर नाउ इवन टू आर हार्ट वर्क, नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, दिस इज द पोजीशन। मतलब इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये कहना था उनका। तो फिर कुछ रिकमेंडेशन रखी गई कि ये सारी चीज़ें करी जानी चाहिए ताकि जो है वो चीज़ें सुधरे। क्या-क्या? अबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी, है ना? राइट टू इक्वालिटी के अंदर अनटचेबिलिटी को एक हीनियस क्राइम बताया है और बताया कि इसकी सज़ा बहुत है, फंडामेंटल राइट है ना राइट टू। दूसरा टेम्पर में भी जो है वो सारे कास्ट को जाने के लिए अलाउ कर दिया, है ना? कुछ सीटें जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर और लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्व कर दी फॉर द लोअर कास्ट, है ना? और साथ में एक्नॉलेज किया गया सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? बट ये बोला गया कि इसको जो है वो ख़त्म पूरी तरीके से बाय लेजिस्लेशन नहीं किया जा सकता, लोगों का एटीट्यूड चेंज करके किया जा सकता है, ठीक है? ये बात ठीक है। देखो अगर आप ये बोलते हो कि जी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गया इंडिया से, ये भी गलत है। बट आप ये बोलते हो कि 1947 में जितना था आज भी उतना है, ये भी गलत है दोस्त। दोनों ही बातें गलत है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते पूरा इरेज़ हो चुका है, डिस्क्रिमिनेशन पड़ा, आप ये भी नहीं बोल सकते कि आज उतना ही है जितना 1947 में था, बहुत अच्छी सिचुएशन है आज, ठीक है? बट और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो। अब आ जाते हैं द सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी मेकिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमारी हालत कैसी थी, है ना? तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था तो क्या सिचुएशन थी। तो वही लिखा, वो इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था हमारे इंडिया में, आज़ाद हिंद फौज थी जो सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे हमारे, है ना? और उस टाइम में जो थे वो प्रोटेस्ट पे थे, वर्कर पीजेंट भी अलग अलग एरिया के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, सोशल हारमोनी जो थी वो नहीं थी, है ना? दंगे वगैरह लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी लड़ाई चल रही थी। और साथ में अ, जो जिन्ना था उसकी वजह से फिर कोलकाता के अंदर 19 अगस्त 1940 उसने ना एक डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था, वो हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था जिसकी वजह से अगस्त 1946 में बहुत सारा खून खराबा भी हुआ था, ठीक है? तो ये सारी खराब सिचुएशन चल रही थी उस समय, ठीक है? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ओके, उसके बाद ज़्यादा नहीं रहा हमारा। व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का मतलब क्या है और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को आप कैसे सेफगार्ड कर सकते हो, ठीक है? तो जो एन जी रंगा है वो क्या कहते हैं, मतलब उनसे जब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ माइनॉरिटी तो वो क्या जवाब देते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो एन जी रंगा जो होते हैं वो एक सोशलिस्ट लीडर होते हैं, ठीक है? एक पीसेंट मूवमेंट को भी वो बहुत ज़्यादा लेड वगैरह किया था उन्होंने। और वो बताता है कि माइनॉरिटी जो है ना वो इकोनॉमिक वे में है ना? उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर एक्चुअल माइनॉरिटी वो है जो पुअर है, जो डाउन ट्रोडन है, ठीक है? मतलब जो गरीब है, जो पुअर लोग हैं। उन्होंने बोला कि ही वेलकम द लीगल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटिंग ईच इंडिविजुअल बट पॉइंटेड आउट इट्स लिमिट, हिज ओपिनियन इन द मीनिंगलेस फॉर द पुअर पीपल इन द विलेज टू नो व्हाट हैड द फंडामेंटल राइट टू लिव। उन्होंने बिल्कुल सही कहना था उनका। उन्होंने कहा कि गाँव में आप ये जो लीगल वगैरह राइट वगैरह दे रहे हो वो तो ठीक है, बट एक गाँव में जो बंदा रहता है ना उसके लिए, जो गरीब बंदा है जो गाँव में रहता है उसके लिए फंडामेंटल राइट का कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है। एंड टू हैव टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, वो बस चाहता है कि वो अपनी एंड मीट पूरी कर सके, रोटी जो है उसे मिल सके, है ना? और साथ में उसका एसोसिएशन वगैरह वेरियस अदर सिविल लिबर्टी उसे मिले, है ना? वो ये चाहता है, ठीक है? मतलब सिर्फ लीगल राइट बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? उन्होंने ये बोला कि ऐसा लैडर बनाओ, ठीक है? दे नीड प्रॉप्स, दे नीड लैडर, ठीक है? मतलब वो ऊपर बढ़ाने के लिए उनको प्रॉप्स भी चाहिए, उनको लैडर भी चाहिए, सीढ़ियाँ चाहिए ताकि वो ऊपर बढ़ सके। रंगा ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू द गल्फ दैट सेपरेटेड द ब्रॉड मासेस ऑफ द इंडियन एंड दोज क्लेमिंग टू स्पीक देयर बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उन्होंने बताया क्या ना, एक खाई है उन लोगों के बीच में जो यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और असली लोग, मेरी बात समझ रहे हो? उनका कहना था कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोग बैठे हैं ना वो सारे के सारे रिच हैं, वो एक्चुअल में गरीबों की प्रॉब्लम बहुत कम समझते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनकी टेंशन कुछ और है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठे हुए लोगों की टेंशन कुछ और है। तो इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो हम शायद बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे कि उनकी डिमांड क्या है। तो इसलिए हमें गरीबों के लिए भी अच्छे से सोचना है, ठीक है? एक तरह अपने को गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारे के सारे डिसीजन लेने की कोशिश करनी है ताकि वो आगे बढ़ पाए। साथ में एक जयपाल भी थे हमारे,
जयपाल सिंह थे, वो भी एग्री कर रहे थे इस बात से, ठीक है। उन्होंने जो हमारे जयपाल सिंह थे, ही स्पोक इलोक्वेंटली ऑन द नीड ऑफ द प्रोटेक्ट। ये ट्राइबल लीडर थे, तो इनका क्या, ये ट्राइबल लीडर थे और इनका कहना था कि जो ट्राइबल लीडर हैं उनके भी आगे बढ़ने के लिए हमने कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल, यानी ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइब्स लोगों के एम्पावरमेंट के लिए काम होना चाहिए। प्ली फॉर द इंटीग्रेशन एंड एम्पथी, मतलब इतने सालों से उन्होंने बोला कि जो ये वेस्टर्न है उन्होंने भी जंगलों को काटा, हमारी लाइवलीहुड को छीना, तो इनके लिए एम्पथी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। रिजर्वेशन फॉर द ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, मतलब ट्राइबल लोगों के लिए भी। अब देखो आपने दो वर्ड सुने होंगे, SC और ST। ST होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उनको भी रिजर्वेशन वगैरह दिया गया। तो ये सारे के सारे करे गए। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि माइनॉरिटी को क्या समझते थे, और मैंने आपको जयपाल सिंह का भी बता दिया कि वो जो है माइनॉरिटी किसको मानते थे, ठीक है, जो हमारे ट्राइब के लोग थे वो। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं जी आपके 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक बात और यार, कि हमारा है ना एक दूसरा चैनल भी है, भरत दिखा देता हूँ मैं आपको। एक तो आपको पता है मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है, एक मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है अर्निंग से रिलेटेड, और ये भरत कोर वाला वाला चैनल है। दोनों के दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि हाउ वर द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट। ये बता रखा है 1946 से पहले जो भी चीज़ें हुई थी और 1946 के बाद जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुई है, वो दोनों कैसे अलग हैं। सिंपल है, देखो 1909 में भी कुछ रिफॉर्म आए थे, 1919 में भी कुछ चेंजेस लेकर आई थी ब्रिटिश। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। बेसिकली है ना, बहुत टाइम से ना डिमांड चल रही थी, है ना, कि इंडिया के अंदर जो है ना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब लोग जिन बंदों को वोट दे के चुने वही जो है वो गवर्नमेंट चलाए। इसके लिए ब्रिटिश ने बहुत सारी चीज़ें करी, 1909 में, 1919 में, 1935 में कुछ रूल्स लेकर आई। बट उसके अंदर दिक्कत थी, अभी भी जो है ये रूल्स ब्रिटिशर के द्वारा ही बनाए जा रहे थे, है ना। इलेक्शन होते तो थे, बट उसमें सिर्फ 10 या 15% जो है वो एडल्ट पॉपुलेशन जो है वही वोट वगैरह करती थी। कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, ऐसा नहीं था कि सबको वोट डालने का राइट था। कुछ ही लोग जो थे वो उनको वोट डालने का राइट था, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही थी वो ब्रिटिश के अंडर ही हो रही थी, ठीक है। और मतलब कुछ भी पूछ कर नहीं करती थी गवर्नमेंट, जो है वो अपने बिहाफ पे ही करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने से ही करती थी। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो भी हमने चीज़ें करी है, वो पूछ कर करी है, सब लोगों की विल से करी है, हर कम्युनिटी के लोग थे उसमें, मिनीएचर इंडिया था एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। एंड दूसरी बात है, इन कंट्रास्ट द डेवलपमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इंटेंस डिबेट और डिस्कशन हुआ था। जबकि 1946 से पहले जो भी रूल्स बनाए जाते थे ब्रिटिश इंडिविजुअली बनाती थी, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं करती थी। तीसरी बात है कि 1946 से लेकर 1949 के अंदर जो भी चीज़ें होती थी वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट सॉवरन, मतलब जो भी हमने चीज़ें करी थी वो इंडिया को इंडिपेंडेंट, सॉवरन और रिपब्लिक रखे चीज़ें, ऐसी ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली थी। और बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ थी जो इंडियन ने दी है खुद को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ने खुद को ही दिया, एक तरह से हमने ही बनाया, अपने लिए ही बनाया, अपने लोगों के लिए ही बनाया, ठीक है, ताकि खुद उस पर चल सके। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था ये भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा एक और बात, जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉपी है, तो उन्होंने बोला कि हम सिर्फ कॉपी नहीं करने वाले। हाँ ये बात ठीक है कि हम बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेने वाले हैं अलग अलग कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, बट हम सिर्फ वही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेंगे जो हमारे इंडिया की कंडीशन पे फिट बैठता हो, जो हमारे टेम्पर पे फिट बैठता हो, जो एक्सेप्टेबल टू दी पीपल हो। हमने ब्लैक वाइट वाला जो लॉ है ब्रिटिश के अमेरिका के अंदर वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि काले घोरे को लेकर भेदभाव नहीं होता इंडिया में, कास्ट को लेकर होता है, तो इसलिए वो चीज़ें डाली हमने, है ना। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या ना जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आपने डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया वो बताओ। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि मैंने ना रिपब्लिक वर्ड का पहले यूज़ कर दिया है, और रिपब्लिक वर्ड का मतलब भी वही है डेमोक्रेसी, तो सेम ही बात है, ये कहना था उनका। नेक्स्ट है यही वाला क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था और वो क्या था, वो गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया 1946 से अच्छा ये क्वेश्चन में से मैंने 2 बार कर दिया है।
डोंट वरी, मैं रिमूव कर दूँगा। वैसे नहीं भी करूँगा तो 2 बार थोड़ा ना आप याद कर लोगे, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया हो। अ अ, बाकी जैसे मैंने बताया, इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी भी चैप्टर है, उनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? कोई डाउट हो, कोई लाइन हो, कोई पॉइंट हो, कोई वर्ड हो, आप नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है? एंड जो मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट है ना, उसे भी चेक कर लेना। बाकी चैप्टर के अगर पीडीएफ का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा हो, वीडियो नहीं मिल रही हो, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।